आज हम बात करने वाले हैं पीजीबीपी के बारे में और सुपर फास्ट बुलेट रिवीजन होने वाला है जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, हर एक चीज को कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और वी कैन से बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो पार्ट पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में कि सर इसमें हम क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर कवर होंगे, कौन से पार्ट इसके अंदर कवर नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है सर, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट्स। ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स का मतलब है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू ज्यादा है, तो रेवेन्यू के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रॉफिट रहेगा, और सिर्फ वही इस हेड के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट आ गया, क्या लॉस भी इसी हेड के अंदर आएगा? बोले यस सर, लॉस भी इसी हेड के अंदर आएगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो टर्म यूज होती है वो जनरली किस में होती है? बिजनेस में यूज में होती है। जो प्रोफेशनल एसएससी वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो उसको प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर एक नया वर्ड यूज में होता है, उस वर्ड का नाम है गेन्स। क्या बोलते हैं इसको? गेन्स। दीज आर परक्यूजिट्स विच आर अर्नड बाय डूइंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सो एनी बेनिफिट विच आर अर्नड बाय डूइंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज कॉल्ड गेन्स। तो सर दो चीजें होगी, द फर्स्ट थिंग इज द प्रॉफिट एंड द सेकंड थिंग इज गेन्स। प्रॉफिट मतलब एक्सपेंडिचर माइनस, सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और गेन्स मतलब कि आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा अर्न किया, कि आपने जो भी बिजनेस एक्टिविटी वगैरह की। फॉर एग्जांपल यू आर चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, अब आप सीए हैं, ठीक है, हाँ जी, अब आप चार्ट अकाउंटेंट है, तो चार्ट अकाउंटेंट की जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे आपने कितना पैसा अर्न किया, तो वो हो गया आपका गेन्स। तो जनरल मीनिंग है, तो प्रॉफिट हो, गेन्स हो, या उसको किसी भी नाम से आप बुलाओ, वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब आपका बिजनेस या प्रोफेशन में आएगा। हमें एग्जांपल देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी होगी मेरे ख्याल से, कि ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब हमें सर नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है सर, हम यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, और मैं एक टर्म और सिखा रहा हूँ आपको, वो है वोकेशन। पहला पॉइंट समझिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर which is done by doing human time and efforts with or without motive of earned profit। हमारा प्रॉफिट मोटिव हो या नहीं हो, लेकिन हम बिजनेस का मीनिंग अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज समझे, ठीक है ना, हाँ जी, तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है एनी ट्रेड। अगर आप कोई सी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो इसका मतलब वो बिजनेस है। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ अगर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी कॉमर्स में लगे हुए हो इसका मतलब भी आप इसमें लगे हुए हो, इसका मतलब भी आप बिजनेस कर रहे हो। हाँ जी, सर बिजनेस का मीनिंग तो बहुत सिंपल है। बिजनेस का मीनिंग वो किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, या किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं? इट इज नोन एज बिजनेस। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो होता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? तो प्रोफेशन का मतलब होता है आपके पास में आप किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो किसी डिग्री या डिप्लोमा के ऊपर बेस्ड होकर के। ठीक है, सो इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी डिग्री और डिप्लोमा ऑन द बेसिस ऑफ एनी, ठीक है, तो उस डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर कोई काम करना, कोई एक्टिविटी करना क्या कहलाता है? इट इज नोन एज प्रोफेशन। अब दो चीजें क्लियर है, पहला क्या क्लियर है? पहला क्लियर है सर बिजनेस, दूसरा क्लियर है प्रोफेशन। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर जैसे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, जैसे सोनू निगम हो गया, शाहरुख खान हो गया, वो उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है क्या? ऐसा नहीं है। हरभजन सिंह के पास कोई डिग्री डिप्लोमा है क्या? नहीं। तो वो उनकी इनकम को हम कौन से हेड में डालेंगे? क्या उनको हम सैलरी बोलेंगे? नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। पीजीवीपी? ना बिजनेस है ना प्रोफेशन है। कैपिटल गेन? नहीं। अदर सोर्सेज? नहीं। तो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसको हम डालते हैं, उसको हम बोलते हैं वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक्टिविटी विच इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्किल, टैलेंट, जो आपका इनबॉर्न टैलेंट होता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि आपका उसके लिए आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा हो। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो वो आपके लिए कहा जाता है वोकेशन। ठीक है, तो तीन चीजें इस हेड के अंदर कवर्ड होती है। सबसे पहली चीज क्या है? बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, एंड थर्ड इज वोकेशन। ये तीनों चीजें इस हेड के अंदर कवर होती है। ठीक है, अब सर हम इसकी इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे? दैट हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन जाएगी सर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास एक पूरा, यहाँ पर एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम हमारी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या आपको समझिए, इसे जब आपको इनकम कैलकुलेट करनी हो,
जब आपको इनकम कैलकुलेट करनी हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, नॉर्मली जब हमें इनकम कैलकुलेट करनी हो तो हम इनकम कैलकुलेट करने के लिए पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। क्या करना होता है, हमें सिंपली क्रिएट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्रिएट करना होता है, हमें क्रिएट करना होता है पी एंड एल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इनकम बना सकते हैं। अब आपने इनकम बना ली, आपने इनकम कैलकुलेट कर ली, बोलो ओके से समझ में आ गया सर, ठीक है। क्या इसके अलावा हमें कुछ करना है, क्या इसके अलावा कुछ करना है? तो अच्छा ये मुझे बताओ कि ये जो आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया कौन से हेड के अकॉर्डिंग बनाया, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया? तो अगर हम बात करें ये जो पी एंड एल अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बनाया आपने एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट के जो भी पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये क्रिएट किया। अब अब मुझे बताओ कि जब आप पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट का, ठीक, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप पी एंड एल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, क्या आपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनाया है क्या उसका? आप बोलेंगे नहीं सर, उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया। जब आपने उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको एज पर इनकम टैक्स कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपको, आपको उसको कन्वर्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। बहुत ध्यान से समझना, छोटी सी बात है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि सर मैंने जो पी एंड एल अकाउंट बनाया है उस पी एंड एल अकाउंट के अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं, उससे मुझे कन्वर्ट करना है एज पर इनकम टैक्स। अब क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, सर दो तीन तरह की गड़बड़ी हो सकती है, उनको ठीक करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो आपने बना लिया वो, ठीक है। अब होगा क्या, वहां पर बहुत सारे खर्चे लिखे होंगे, आपने डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखे होंगे। अब वो डेबिट साइड के जो एक्सपेंडिचर है वो हो सकता है कुछ चीज है, हो सकता है कुछ चीजें तो इनकम टैक्स वाले मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स वाले मानते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पेड अकाउंट। वो एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड थे, ठीक है, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, लिख दिया। सोचो इधर ध्यान से समझना, आपने क्या कर दिया आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया, उस पी एंड एल अकाउंट के अंदर आपने कुछ खर्चे लिख दी, आपने कुछ एक्सपेंडिचर लिख दिए, ठीक है। अब वो खर्चे आपने क्या किया, यहाँ पी एंड एल अकाउंट में कुछ खर्चे, ठीक है ना, ये पी एंड एल अकाउंट है आपका, ये डेबिट साइड में, यहाँ पर आपने कुछ खर्चे लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिया, आपने कुछ एक्सपेंडिचर लिख दी। क्या ये एक्सपेंडिचर सही थे? अब बोले सर नहीं, वो एक्सपेंडिचर हमारे सही नहीं थे, वो एक्सपेंडिचर हमको नहीं चाहिए। तो क्या करें सर, वो एक्सपेंडिचर आपको नहीं चाहिए? बोले हाँ सर नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो आपको नहीं चाहिए, वो एक्सपेंडिचर जो आपको नहीं चाहिए उसको क्या कर लो, आप उसको डिसअलाउड कर दो। तो हम क्या बोलेंगे, प्लस डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो आपने क्या कर लिया, जो आपने पहले से डेबिट कर लिया, ठीक है ना, जो वहां पर नहीं होना चाहिए था, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम डिसअलाउड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पी अकाउंट। गलती से मैंने डेबिट कर दिया लेकिन वो अलाउड नहीं होना चाहिए, उसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगला, अगला, इनकम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड। अच्छा, कुछ इनकम जो है वो इसी पी एंड एल अकाउंट में आनी चाहिए थी, लेकिन आप उसको लिखना भूल गए, तो उसको क्या कर दीजिए, उसको भी आप डेबिट कर, उसको भी आप ऐड बैक कर दीजिए। अब कुछ इनकम आपने जबरदस्ती क्रेडिट कर दी, अरे 10 इनकम इस में डाल दी, अरे यार हो सकता है कैपिटल गेन की इनकम इस में डाल दी, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, उन सारी इनकम को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए। अच्छा, कुछ एक्सपेंडिचर थे जो हम अलाउ कर रहे हैं, बोले लिखो खर्चा, आपने लिखा ही नहीं, आप लिखना भूल गए, उसको भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए, एक्सपेंडिचर साइड पे गलती करी, ज्यादा लिख दिया तो वापस ऐड बैक कर दो, नहीं लिखा तो माइनस कर दो, वो इनकम रिकॉर्ड नहीं करी तो अब ऐड कर दो, और इनकम गलती से रिकॉर्ड कर दो उसको क्या करना, माइनस करना। वैसे चार एडजस्टमेंट करने होते हैं बेटा, और पूरा आपका इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट हो जाता है। बस ये चार चीजें, ये चार थिंग्स आपको वहां पर क्रिएट करनी होती है, ठीक है। चलिए, अब अब यहाँ हमने क्या बोला कि सर कुछ एक्सपेंडिचर अलाउड है, कुछ एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है।
तो आपको कैसे मालूम कि कौन से एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स अलाउड है और कौन से एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स अलाउड नहीं है? तो हमें क्या करना है, अब हमें ये पढ़ना है कि कौन से जो एक्सपेंडिचर हैं वो एज पर इनकम टैक्स अलाउड है और कौन से एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स से अलाउड नहीं है। तो इसकी हम एक लिस्ट पढ़ेंगे पूरे कि ये एक्सपेंडिचर अलाउड है और ये एक्सपेंडिचर क्या है, डिसअलाउड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, अलाउड एक्सपेंडिचर की। हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाउड एक्सपेंडिचर। अलाउड एक्सपेंडिचर, और ये आ रहा है सेक्शन 30। देखिएगा, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर पीजीबीपी, वो एक्सपेंडिचर जो हमने बिल्डिंग से रिलेटेड किए हैं और बिजनेस और प्रोफेशन में क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। मैं आपको इसको इजी तरीके से समझा दूं क्योंकि हम रिवीजन वाले पार्ट में एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, और उसके साथ में मैं एक और चीज ले रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपको देखना है कि क्या ये आपका ओन्ड है या ये आपका रेंटेड है, मतलब कि बिल्डिंग आपकी किराए की या खुद की है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर होते हैं रेंट, फिर रिपेयर्स एंड अदर्स। ये बहुत जल्दी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना मुझे। तो आपकी खुद की बिल्डिंग है, आपके खुद का प्लांट एंड मशीनरी है, क्या रेंट उस पर अलाउड होना चाहिए क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, रेंट डिस अलाउड होना चाहिए, रेंट किसी भी तरह से अलाउड नहीं होना चाहिए। बोलो ओके सर, ओके। अब समझिए, आपकी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी खुद के हैं, रिपेयर्स वगैरह हो सकते हैं नहीं हो सकते, कोई ज्यादा छोटा मोटा एक्सपेंडिचर हो सकता है नहीं हो सकता है? बोलेंगे सर हो सकता है, तो वो एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो हमेशा अलाउड होता है। ठीक है, अच्छा, बिल्डिंग रेंट की है तो क्या रेंट अलाउ करना होगा, नहीं ना करना? बिल्कुल सर करना होगा, वो भी एक्सपेंडिचर क्या है, अलाउड, और ये भी क्या है, अलाउड। ठीक है, तो क्या प्रोविजन है, प्रोविजन छोटा सा है कि खुद की बिल्डिंग और खुद की प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कभी भी आपको, वो ध्यान सुनना, खुद की प्लांट एंड मशीनरी, खुद की बिल्डिंग के ऊपर आपको कभी भी रेंट अलाउड नहीं होगा, बाकी जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो अलाउड कर रहे हो। अब समझना, अगर आपने गलती से, अगर आपने गलती से, बाय मिस्टेक हो गया सर, गलती से आपने क्या कर दिया, आपने इधर आपने पी एंड एल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, सही या गलत? गलत। क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे वो एक्सपेंडिचर जो मेरे बिजनेस नेचर का है ही नहीं, उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 30। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीज समझ में होगी, सेक्शन 30 भी हो गया, सेक्शन 31 भी हो गया। अच्छा मुझे बताओ, खुद की बिल्डिंग पर क्या अलाउड होगा, खुद की बिल्डिंग पर क्या होगा? खुद की बिल्डिंग और खुद की प्लांट एंड मशीनरी पर आपका आएगा डेप्रिसिएशन। क्या मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, और कोई एक्सपेंडिचर का अलाउड बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन के दो मेथड से कौन कौन से, पहला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, हमारे पास कितने मेथड्स हैं, हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो सर हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारा पहला मेथड है वो है WDV, और दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, SLM। क्या इनकम टैक्स अलाउ करता है सर, इनकम टैक्स दोनों अलाउ करता है। पहली बार में समझ लेना कि सर SLM किसको अलाउड है, वो असेसी जो पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनके लिए SLM मेथड है, और वो मेथड उनके लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया, अगर उनकी इच्छा है तो ले, नहीं तो छोड़ दे, इट इज एन ऑप्शनल मेथड फॉर देम। ठीक है, बाकी सारे एसएससी के लिए कंपल्सरी मेथड है, ऑल अदर एसएससी, ठीक है, सबके लिए कंपल्सरी है, सबके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें WDV सिस्टम फॉलो करना होगा। अब WDV सिस्टम जो आप अकाउंट में पढ़ते हो वहां पर इससे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं WDV मेथड की, तो सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। सबसे पहली चीज क्या फॉलो करनी है, सबसे पहली चीज फॉलो करनी है ब्लॉक ऑफ एसेट, मतलब समझना, अंडर ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड ऑल एसेट्स, वो ध्यान सुनना, ऑल एसेट्स ऑफ
of similar nature which have some rate of depreciation will be grouped together and depreciation will be calculated on the group of asset. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अलग अलग एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, हम हमारी जो जितनी भी एसेट्स है उन सारी एसेट्स को हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स बनाने के बाद में उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो बोलेंगे सर ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो देखिएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शेल बी गिवन एज बिलो। हम ये इस तरह का मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहला जो ब्लॉक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बिल्डिंग का। बिल्डिंग के ब्लॉक में पहला जो ब्लॉक बनेगा वो बनेगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर रेट है 5%। ध्यान रखना, अकाउंट्स में आप बोलते हो क्वेश्चन द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पर रेट एक्ट में गिवन है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन में दे रखी हो, नहीं दे रखी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने सब नहीं लिए, मैंने वही लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी डिटेल नोट्स के अंदर मैंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर 5%, कॉमर्शियल बिल्डिंग रोड ब्रिजेस वगैरह के ऊपर 10%, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, वुडन स्ट्रक्चर वगैरह टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर रेट होती है 40%। तो दिस विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर हम बात करें फर्नीचर एंड फिटिंग्स की तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होती है, उसके ऊपर रेट होती है 10%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारी होगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आगे देखिएगा, इन जनरल ऑल एसेट एंड प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिक्सचर्स, ठीक है, उनके लिए क्या रहेगी, अगर मशीनरी है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मशीनरी के ऊपर कितनी रहेगी 15%, मोटर कार वगैरह के ऊपर 15%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह पे 40%, बुक्स पीरियडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह और जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है उनके ऊपर 40%। इसके अलावा और भी आता है, जैसे कि हैवी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हुई तो उसके ऊपर 30% रेट होती है। तो इस तरह से आपको क्या दे रखी है, इस तरह से उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, तो ये है हमारे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जैसे ही आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा ली टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, अब आती है इनटेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखिएगा, इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होगी, जैसे कि नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया हमारी इंटेंजिबल। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट केस। ध्यान रखना, अकाउंट्स के आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं गुडविल के ऊपर, लेकिन इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अब ये तो आगे सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, ओपनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितनी है, उसमें आप ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ऐड कर दिया। लेस कीजिए मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर आपने कुछ साल भर में बेचा तो सबसे पहले ओपनिंग, फिर इस साल परचेज किया वो, लेस अगर कुछ बेचा है वो, ये होगी आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। आप क्या करेंगे, इस क्लोजिंग वैल्यू पर आप क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिर बच जाएगी ये फाइनल। अब मुझे इस फाइनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे मेनली ये चाहिए था कि व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी क्या है उसकी, बस आपको ये चाहिए था। तो ये डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ध्यान समझना, ये जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, ये डेप्रिसिएशन आपको अलाउड है, और जो जो एज पर आपने कंपनी से निकाला होगा या एज पर आपने और किसी प्रोविजन के ऊपर निकाला है, ठीक है ना, वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कंसीडर की जाएगी वो ध्यान समझना। इन ऑर्डर टू क्लेम डेप्रिसिएशन द एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसेट प्रीवियस ईयर में काम में आनी चाहिए। इफ द एसेट हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर हम उसको 180 से कम यूज करूं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हाफ रेट पर चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन कौन से रेट पर चार्ज होगा, हाफ रेट पर चार्ज होगा। ठीक है, नहीं तो दो कंडीशन है, पहला एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस put to use for लेस देन 180 डेज, अगर उसको 180 दिन से कम यूज कर लिया, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लगेगी आपकी हाफ रेट, नहीं तो लगेगी आपकी फुल रेट। अभी देखिए, 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर किया और उसी टाइम पुट टू यूज कर लिया, रेट ऑफ 15% है, एप्लीकेबल रेट भी कितनी रहेगी, 15%। 1 अप्रैल को एक्वायर किया और पुट टू यूज किया 1 जनवरी को, तो देखो 180 से कम यूज कर लिया, तो रेट क्या हो जाएगी, 7.5%। आपको देखना कहाँ से, आपको पुट टू यूज से देखना है, हमेशा देखना कहाँ से, पुट टू यूज में। अच्छा, क्वेश्चन में पुट टू यूज लिखा ही नहीं हो, हमारे इंटर वगैरह के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह के अंदर, इंटर के अंदर, सी में इंटर वगैरह के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पर पुट टू यूज गिवन ही नहीं है। अगर पुट टू यूज गिवन ही नहीं है तो जो एक्विजिशन की डेट है वही मान ली जाएगी। ठीक है, अगला 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर किया और पुट टू यूज किया है 1 अप्रैल 2020 को। अब से देखिए कि सर इस प्रीवियस ईयर में, मान लो 2019-20 प्रीवियस से चल रहा है, पुराना है काफी पर फिर भी चलेगा, रिलेवेंट है।
तो क्या उस साल हमारी एसेट यूज में आई क्या? सर उस साल तो हमारी एसेट यूज में ही नहीं आई, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही नहीं। अगला, 1 जनवरी 2019 को एक्वायर किया है और 1 जनवरी 2020 को आपने पुट टू यूज किया है। रिपीट अगेन, 1 जनवरी 2019 को एक्वायर किया और 1 जनवरी 2020 को एक्वायर किया, क्या इस साल एक्वायर किया क्या? क्या 2019-20 में एक्वायर किया क्या? अरे यार सर 2019-20 में तो एक्वायर ही नहीं किया, 2019-20 में तो एक्वायर ही नहीं किया, तो क्या हाफ रेट लग सकती है क्या? क्या हाफ रेट लग सकती है क्या? बोले नहीं सर, हाफ रेट तो लग ही नहीं सकती, तो कौन सी रेट लगेगी? तो फुल रेट लगेगी, मतलब 15%। वापस समझना, इसी साल एक्वायर करके इसी साल पुट टू यूज करो 180 से कम डेज, तो हाफ रेट लगती, नहीं तो फुल रेट लगती। तो यहाँ क्या लगेगी? यहाँ पर आपकी फुल रेट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अगला, ठीक है ना, अगला अगला पॉइंट समझिएगा। 1 जनवरी 2000, हाँ जी, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को एक्वायर किया, इसी साल एक्वायर किया, और 31 मार्च 2020 को आपने यूज कर लिया, इसी साल एक्वायर किया, 180 से कम एक्वायर किया, तो रेट 15 की जगह कितनी हो जाएगी? 7.5% हो जाएगी। ये क्या कर दिया हमने? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैसे यूज करना है ये सीख लिया। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। समझिएगा एडिशनल क्या है। जैसे मान लो आप एक मशीन लेकर के आते हो, उसको घर पे लगाते हो, ऑफिस में लगाते हो, और मान लो उसी तरह की मशीन आप फैक्ट्री पर लगाओ। सोच के बताओ कि सर मशीन कहाँ पर ज़्यादा यूज में आएगी, कहाँ पर जल्दी खराब हो जाएगी? आप बोले सर ऑब्वियस, सर ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मशीन मैंने ऑफिस में लगाई है वो कम यूज में आएगी, वो उसकी टूट फूट ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, देर से होगी। लेकिन जो मशीन मैंने यहाँ से उठा करके अगर मैंने कहाँ लगा दी, अगर जो मशीन उठा करके मैंने फैक्ट्री में लगा दी, तो उसकी टूट फूट के चांसेस क्या है? ज़्यादा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर डेप्रिसिएशन की रेट ऑब्वियसली क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर डेप्रिसिएशन उस एसेट का जो कंजम्पशन है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो वही पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज एडिशनल डेप्रिसिएशन। समझिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन को। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द रेट 20% और टू ऑल द असेसी in a connection with the plant and machinery for the purpose of manufacturing, and also to the assessee engaged in generation, transmission, distribution of electricity। तो अगर आप यहाँ समझिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हो और कोई मशीन वगैरह आप फैक्ट्री में लेकर के आते हो, तो उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में 20% के हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही साल अलाउड होगा, उसके बाद में वापस से अलाउड नहीं होगा। मतलब एक साल मिल गया बस, उसके बाद नहीं मिलेगा। अच्छा, एक साल 10% ही मिला, मान लो। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है, क्या सर हाफ रेट लगेगी क्या अगर मैंने 180 से कम यूज किया है? तो बिल्कुल लगेगी सर, हाफ रेट वहां पर भी लगेगी। ठीक है, देखना ये, इफ द associates परचेज एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days, additional depreciation shall be allowed at the 10%, remaining additional depreciation shall be allowed in the subsequent year। इस बार अलाउड हो जाएगा, रिमेनिंग अगली बार अलाउड होगा। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कब अलाउड नहीं होता? एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केस। पहला, किसी भी तरह की सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हो, वो प्लांट एंड मशीनरी जो ब्रांड न्यू हो, ठीक है, उस पर ही अलाउड होगा, पुरानी पर अलाउड नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन एनी ऑफिस, मैंने बोला ना ऑफिस, रेजिडेंशियल, वहां पर नहीं देना है, ये सिर्फ फैक्ट्री वगैरह वालों को देना है। किसी भी तरह के ऑफिस अप्लायंस पर नहीं मिलेगा, किसी भी तरह के रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर नहीं मिलेगा, शिप पर नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी मशीनरी और प्लांट द एक्चुअल कॉस्ट व्हिच हैज बीन डेबिटेड टू पेंडल, जो भी आपने एक्चुअल पेंडल के अंदर डेबिट कर दिया, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। बाकी सब पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब जो फैक्ट्री में लगी है, मोटर व्हीकल वगैरह सब कुछ छोड़ दो, जो फैक्ट्री में लगा है। हाँ जी, तो ये था डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूडीवी। ठीक है, डब्ल्यूडीवी के बेसिस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है एसएलएम बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, अभी यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं डब्ल्यूडीवी बेसिस की, तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल ब्लॉक बन जाते हैं और ब्लॉक के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं और फिर अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एसएलएम मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। एसएलएम मेथड के अंदर हम वापस पुराने सिस्टम में आ जाते हैं जो हम अकाउंट से फॉलो करते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिविजुअल एसेट फॉलो करनी है या ब्लॉक वगैरह क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कौन सा एसएससी को अलाउड है? तो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स, पावर जनरेटिंग यूनिट शेल हैव द ऑप्शन, ध्यान रखिएगा ये क्या है? ऑप्शन है, इज नॉट कंपल्सरी। ऑप्शन टू क्लेम डेप्रिसिएशन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम
और WDV और एनी ऑप्शन टेकन कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। लेकिन एक बार ले लिया उसको बार बार चेंज आप नहीं कर सकते। If the assessee has claimed depreciation on the basis of SLM, depreciation shall be computed on the basis of individual asset। मैं वापस से ब्लॉक ऑफ एसेट में जो WDV में ब्लॉक ऑफ एसेट यूज करता हूँ वो मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। However, the concept of 180 days shall be applicable। मतलब कि अगर एसेट 180 डेज से कम यूज करी है, इस साल एक्वायर करी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो रेट हाफ हो जाएगी, नहीं तो फुल रहेगी। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसएलएम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब सर वहां कोई दिक्कत नहीं है जब आपने एसएलएम मेथड यूज किया, ठीक है। जब आप एसएलएम मेथड के अंदर एसेट सेल करते हो, व्हेन एसेट इज सोल्ड अंडर एसएलएम मेथड, जब भी आप एसेट को क्या करोगे, जब भी आप एसेट को सेल करोगे, जब भी आप उसको बेच दोगे, तो समझिए उसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एसेट लेकर के आए, कितने की है, द कॉस्ट ऑफ एसेट इज 10 लाख। उसके ऊपर जो रेट आ रही है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रही है, सपोज इट इज 10%। तो मुझे बताओ आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद में उसकी WDV कितनी बचेगी। 4 साल के बाद सपोज उसकी WDV कितनी बचती है, उसकी WDV बचती है 6 लाख रुपए, ठीक है। आपने एसेट कितने में ली थी, आपने एसेट कितने में ली थी, आपने जो एसेट ली थी वो ली थी 10 लाख में। 4 साल के बाद में उसकी जो WDV बचती है वो कितनी बचती है, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने बेच दिया, मान लो हमने इस एसेट को क्या कर दिया, मान लो हमने इस एसेट को सेल कर दिया, हमने इस एसेट को बेच दिया। हमने कितने में सेल किया, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सेल किया 4 लाख में। जो खरीदा था 10 लाख में, जिसकी वैल्यू चल रही है 6 लाख, उसको बेचा हमने 4 लाख में। बोलो हमें लॉस हुआ या गेन हुआ। आप बोलेंगे हाँ यार यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो हमें लॉस हो गया। तो जब हमें लॉस हुआ, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 2 लाख रुपए का। ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है, ये कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके लिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। व्हेन द एसेट इज सोल्ड एट लेस देन इट्स WDV, इट इज नोन एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मान लो मैं उससे इसको ज्यादा पर बेच दूं, 8.5 लाख रुपए बेच दूं, तो क्या हो गया सर, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया, डेप्रिसिएशन इतना लगाना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो 2.5 लाख रुपए है, ये कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज। और तीसरा, अगर मैं इस एसेट को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा पर बेच दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेल कर दिया 14 लाख पर। कितने पर सेल कर दिया, 14 लाख पर सेल कर दिया। मैंने तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा पर बेच दिया। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख, बेचा कितने में, 14। ओरिजिनल कॉस्ट से कितना ज़्यादा बेचा, सिर्फ 4 लाख ज़्यादा बेचा। तो 4 लाख मेरे लिए क्या कहलाएगा, 4 लाख कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और रिमेनिंग जो 4 लाख रुपए है वो बन जाएगा मेरा बैलेंसिंग चार्ज। तो इस तरह का ट्रीटमेंट करना है। तो फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। वैसे डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास के अंदर पूरा पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर हमने 10 लाख रुपए की एसेट लेकर के आए, अगर मैं उसको 4 लाख उसकी WDV जो चल रही है 6 लाख चल रही है, मैं उसको WDV से भी कम पे बेच दूं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर मैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट उसकी WDV से ज़्यादा बेचूं, मतलब 8.5 लाख में सेल कर दिया, वो बन जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। और अगर मैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा पर बेचूं, तो वो बन जाएगा मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, ये हमारे साथ दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। पहला हो गया WDV, दूसरा हो गया एसएल। तो अभी तक हम अलाउड एक्सपेंडिचर में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 30, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 32। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, वो है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कौन सा रहा है, ये आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। मतलब अगर मैं कोई एसेट क्रिएट करता हूँ, और उस एसेट को क्रिएट करने पर या उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मेरा साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर है। मुझे सोच के बताओ, अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, सरकार मुझे कम बेनिफिट देगी या ज़्यादा बेनिफिट देगी, सोचिए। साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर, सरकार मुझे कम बेनिफिट देगी या सरकार मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगी।
ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा कि सरकार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। हाँ जी, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करो। जितनी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, देश के अंदर तरक्की होती है, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के नाम से कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे तो उसका 100% डिडक्शन आपको अलाउड होगा, ठीक है ना। 100% में जितना बेनिफिट ले सकते हो मैक्सिमम उतना बेनिफिट आपको अलाउड वहां पर होगा। देखिएगा, साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचर, अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी काम करो। इफ एनी पर्सन हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर विद रेवेन्यू और कैपिटल, बहुत बड़ी बात है कि आप चाहे साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई मशीन लेकर के आओ, किसी को सैलरी का पेमेंट करो, रॉ मटेरियल लेकर के आओ, कुछ भी लेकर के आओ, कोई सा भी काम करो, होना क्या चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। इन कनेक्शन विद साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस सच एक्सपेंसेस 100% अलाउड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो सोचो, मैं एक प्लांट में नॉर्मल मशीनरी लेकर के आऊँ तो मुझे उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन अगर वो मशीनरी साइंटिफिक रिसर्च में काम आती है तो जैसे ही मशीन लेकर के आए वैसे ही पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर उसका आप पीएनएल में डेबिट कर दो। अलाउड टू बी डेबिटेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, हाउएवर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन लैंड इज नॉट अलाउड। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन में भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। क्या लैंड लैंड कभी डेप्रिशिएट होती है क्या? ऑब्वियसली नो सर, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। लैंड की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करूँ, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च पहला होता है इन हाउस, आप खुद एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और दूसरा होता है आप डोनेशन कर रहे हो। इन हाउस में दो पॉइंट है, पहला है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चालू करने से पहले, और सेकंड है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने के बाद में। अगर आपने बिजनेस को शुरू करने के बाद में कोई सा एक्सपेंडिचर किया है देन क्या होगा, 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, वो आपका 100% अलाउड होगा विदाउट एनी फर्दर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो आफ्टर कमेंसमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर को अलाउ कर रहे हैं। अगर आप करते हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करने से पहले आपने क्या किया, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो, ठीक है, तो ये अलाउड होगा ओनली बिफोर 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करने से 3 साल पहले का जो खर्चा है सिर्फ वही खर्चा हम अलाउ करेंगे, उसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर हम अलाउड नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, सिर्फ इसमें जो खर्चा अलाउड है वो है रेवेन्यू के अंदर, एक तो रॉ मटेरियल जो भी खरीदा, एक सैलरी हम अलाउड करेंगे, लेकिन वहाँ लिखा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट परक्यूजिट्स। सैलरी अलाउ कर तो दूंगा लेकिन सैलरी में परक्यूजिट्स अलाउ नहीं करूंगा। और किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देना वो भी हम आपको अलाउ करेंगे, तो सिर्फ ये खर्चे हम आपको अलाउ करेंगे, इसके अलावा कोई भी खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। और ये भी 3 साल पहले का खर्च करें, हो सकता है आप 5 साल 10 साल से साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, वो सब हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये पुराना पहले का एक्सपेंडिचर है और पता नहीं कि एक्सपेंडिचर हुआ था या नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आपको एक अप्रूवल लानी पड़ेगी, अप्रूवल लानी पड़ेगी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से। तो पूरा पॉइंट को बढ़ाता हूँ, देखिएगा। If expenditure is incurred before commencement of business but within 3 years prior to commencement, capital expenditure is allowed without any limit in the year of commencement of business. And but revenue expenditure is allowed only to the extent permitted by the prescribed authority. Revenue expenditure up to prescribed by the authority allowed हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन। अब ये बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया, पहले इसमें बहुत सारी लिमिट्स हुआ करती थी, 150%, 175%, 200% भी था एक टाइम पर। अब यहाँ सिंपल कर दिया। पहला, अगर आपने, ठीक है, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी को या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को किया है, पहला पॉइंट क्या हो गया, आप कर रहे हो किसको, नेशनल लेबोरेटरी या आईआईटी को या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी
कॉलेज एक्सेट्रा कर रहे हो, या आप कर रहे हो किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या आप कर रहे हो सोशल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए, तो आप जितना भी खर्चा करोगे उसका 100%, आप जितना भी खर्चा करोगे उसका 100% एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, 100% एक्सपेंडिचर भी अलाउड, ठीक है। इफ डोनेशन इज गिवन टू इंडियन कंपनी approved by prescribed authority for the purpose of scientific research, deduction shall be allowed to the equal of donation। जितना आपने डोनेशन दिया है उतना अलाउड हो जाएगा। अगला, डिडक्शन अलाउड shall be equal to the donation if donation is given to any approved institution for the purpose of research in social science and statistical science। तो सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल साइंस वगैरह के लिए किया है तो अलाउड हो जाएगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। रिपीट अगेन, बाकी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू कंपनीज, सेक्शन है 35 2AB, ठीक है। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या, हम्म, कुछ जो कंपनीज है जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में लगी हुई है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो कंपनीज आती है ये होती है बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के अंदर लगी हुई है, जो स्केड्यूल 11 के अलावा जो कंपनीज है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनीज को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो सरकार ने बोला क्या करो, अगर गवर्नमेंट कभी किसी इंडस्ट्री को, यूनिट को प्रमोट करना चाहती है, सरकार क्या बोलती है, काम करो 100%, चाहे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, चाहे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, 100% हम उसका रिडक्शन आपको अलाउ कर लेंगे। लेकिन जो असेसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओनली कंपनी असेसी होना चाहिए, इट शुड बी द कंपनी असेसी। तो अगर एक कंपनी असेसी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में लगा हुआ है, तो जितना वो एक्सपेंडिचर करेगा उसका 100% रिडक्शन मिल जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो। हाँ, एक चीज यहाँ पर क्लियर है, कभी भी, एक चीज यहाँ क्लियर है, कभी भी लैंड और बिल्डिंग का रिडक्शन अलाउड नहीं होगा। रिपीट अगेन, लैंड एंड बिल्डिंग का रिडक्शन आपको कभी भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। हम्म, तीन नए सेक्शन, पहला है सेक्शन 35 CC है, CCD, CC, ठीक है, ट्रिपल सी एंड CCD, सॉरी, ट्रिपल सी हो। हम्म, पहला आपने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांवों के विकास के लिए कोई प्रोग्राम कर रहे हो, या स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रहे हो, या, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट, ये है सेक्शन 35 CCC और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये है 35 CCD फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर आप रूरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए खर्चा करते हो तो कितना रिडक्शन मिलेगा, 100% रिडक्शन विल बी अलाउड, ठीक है। अगर आपने खर्चा किया रूरल एक्सटेंशन, रूरल एग्रीकल्चर वगैरह के लिए किया तो 150%। अगर आप काम करते हो स्किल डेवलपमेंट इंडिया का काम करते हो, तो 150% ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर करोगे उसका 150% आपको रिडक्शन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर हम देखें तो हम कौन कौन सा सेक्शन रीड कर चुके हैं, सेक्शन 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया डेप्रिसिएशन, उसके बाद में यहीं पर बात कर ली हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में, फिर बात कर ली सेक्शन 35, सेक्शन 35 2AB के बारे में, फिर बात कर ली 35 CCA, CCC एंड CCD। इतने सेक्शंस हम अभी तक देख चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, वो है सेक्शन 35D, वो है रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। वो ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 35D है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कौन कर सकता है, अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर कोई इंडियन कंपनी है या कोई रेजिडेंट है जो नॉन कॉर्पोरेट असेसी, वो दोनों ही इस क्लेम को कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम एंड पर्पस ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, अगर आप खर्चा कर रहे हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आई रिपीट अगेन, अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो बिफोर कमेंसमेंट, बिजनेस कमेंसमेंट करने से पहले आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो फॉर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग और बिजनेस, ठीक है। अभी प्रीलिमिनरी समझते हो ना, प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी हो जाते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हो गए। तो क्वेश्चन है कि यार सर, जो खर्चे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हो गए, क्या उनका रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली उनका रिडक्शन भी आपको अलाउड होना चाहिए,
ठीक है, तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइम एंड पर्पस क्या है, अगर हम बिफोर कमेंसमेंट की बात करें तो नए बिजनेस नए अंडरटेकिंग के लिए, अगर हम बात करते हैं आफ्टर कमेंसमेंट बिजनेस चालू हो गया उसके बाद की कर रहे हैं, तो इन कनेक्शन विद एक्सट्रैक्शन ऑफ एन अंडरटेकिंग और इन कनेक्शन विद सेटिंग अप ऑफ ए न्यू यूनिट, अगर आप नई यूनिट लगा रहे हो तो भी वो प्रीलिमिनरी कहलाएगा, और बिजनेस चालू ही नहीं किया तो उसके पहले के सारे खर्चे प्रीलिमिनरी कहलाएंगे। अब अगर आपका एक्सपेंडिचर हुआ तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, किसी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवाना, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे करवाना, ठीक है ना, बिजनेस का नेचर क्या, मार्केट सर्वे क्या कहता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह लेना बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर किसी तरह के लीगल चार्जेस होते हैं जो आपके किसी तरह के एग्रीमेंट वगैरह बनाने के लिए खर्चे हो गए, ठीक है ना, एमओए हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, तो इस तरह के सारे खर्चे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर डिडक्शन कितना मिलेगा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो पहला, अगर इंडियन कंपनी है तो 5% किसका, सिर्फ समझिएगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट, मतलब 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। सुनिए वापस से, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ये हायर वाली अमाउंट मैक्सिमम, ये वाली अमाउंट यहाँ आ रही है। और अदर एसएससी के अंदर 5% ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट, मैं बताऊंगा अभी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, नीचे लिखा होगा, ठीक है, अभी रुकना। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर देखना है कि कंपनी एसएससी या अदर एसएससी, कंपनी एसएससी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, जो भी हायर आया उस अमाउंट को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना है, जो भी हायर है उसको एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंपेयर कर लीजिए। बोले हो गया सर ये अमाउंट आ गया, मान लो 2 लाख रुपए है, अब 2 लाख रुपए प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक साथ अलाउ कर सकते नहीं, तो ये जो 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर आया, ये 2 लाख रुपए कितने इंस्टॉलमेंट में अलाउड जाएगा, ये जो है ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1/5 ऑफ क्वालिफाई एक्सपेंडिचर इन 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर। आने वाले 5 सालों के अंदर ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होता चला जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑडिट, इसकी कंपल्सरी ऑडिट है, ठीक है ना, अगर आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो ऑडिट करवाना कंपल्सरी है, ठीक है। तो 2 पॉइंट के लिए मैंने कहा था आपको कि इन दोनों पॉइंट का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, आपकी जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, जितने भी फिक्स एसेट्स है, उसकी जो कॉस्ट है उसको आप ऐड कर लीजिए, वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड आपको निकालना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है इश्यूड शेयर कैपिटल, उसमें डिबेंचर ऐड कर दीजिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग सब ऐड कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया और ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 5% ऑफ कॉस्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर करना है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से विच एवर इज लोअर, और उसका आपको रिडक्शन देना है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका रिडक्शन आपको अलाउड मिलता है, ठीक है। अगला एक और सेम प्रोविजन है, इस प्रोविजन का भी जो रिडक्शन मिलता है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। समझना क्या प्रोविजन है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर वीआरएस, वीआरएस का मतलब होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो अगर आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम से पैसा मिला है तो उसका भी रिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। इफ एनी एम्प्लॉयर हैज गिवन वॉलेंट्री रिटायरमेंट टू द एम्प्लॉइज and has paid any amount in connection with such voluntary retirement, it will be allowed to be debited in 5 equal installment। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसका रिडक्शन मिलेगा। तो VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम पर खर्चा हुआ या आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों का जो रिडक्शन है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होगा, इट विल अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम बात कर चुके हैं सेक्शन 30, 31, 32, 35 साइंटिफिक रिसर्च, फिर 35D, 35 DDA, 35 CCC, CCA और CCD के बारे में। अब आता है सर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस के बारे में, और ये है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1,
ठीक है, आई रिपीट अगेन, इट इज सेक्शन 36 सब सेक्शन 1, जिसको हम बोलते हैं सम स्पेसिफिक डिडक्शन। ये कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये जो पॉइंट है, इनमें आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी और कुछ छोटी छोटी कंडीशन सेटिस्फाई करते जाइए और आपको डिडक्शन अलाउड होता जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। 3 तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम आपको ने यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। पहला, रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक। सबसे पहली चीज, आपका स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, किसी से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, उसके लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। सेकंड है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ कैटल ओन्ड बाय अ मेंबर ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो किसके लिए किया है आपने? गाय भैंसों के लिए क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है। ऑब्वियसली कौन कराएगा? ये कराएगी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। और ये जितना भी पेमेंट कर रहे हैं उसका कितना रिडक्शन मिल जाएगा? जितना भी इसका प्रीमियम आ रहा है उसका आपको रिडक्शन अलाउड हो जाएगा। तीसरा, थर्ड पॉइंट है, एनी मोड अदर देन कैश फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। अगला पॉइंट क्या है? अगला है हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, और हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपने क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। तो 3 तरह का इंश्योरेंस आपको अलाउड है। आई रिपीट अगेन, 3 तरह का इंश्योरेंस आपको अलाउड है, ठीक है। पहला इंश्योरेंस कौन सा अलाउड है? पहला इंश्योरेंस जो आपको अलाउड है वो है आपका स्टॉक का, दूसरा है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, और तीसरा है आपका, हाँ जी, अगला पॉइंट आता है बोनस कमीशन अगर दिया है किसको? एम्प्लॉयज़ को, और ये भी अलाउड है आपको पेमेंट बेसिस पर, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर ना इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूँ प्रोविज़न को, ठीक है ना। डिटेल मतलब कि कुछ इस तरह समझा दो आपको बहुत सारे पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और सेक्शन 36 में भी बहुत सारे प्रोविजन। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम बहुत सारे प्रोविजंस को एक साथ मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमको तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए और थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाए। तो समझिएगा, हम 3 तरह के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ कब अलाउड होगा? अगर आप उसका पेमेंट कर देते हो, मींस आपकी पॉकेट से एक्चुअल पैसा निकल जाना चाहिए। अगर आपने एक्चुअल पेमेंट कर दिया है तो ही आपको रिडक्शन मिलेगा, बाकी आपको रिडक्शन अलाउड नहीं होगा। पहला पहला जो पेमेंट है वो किसको करते हैं? वो करते हैं बोनस को, किसको? एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सेकंड है टैक्सेस, जो है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हम करते हैं किसको? वो हम करते हैं गवर्नमेंट को। और अगला आता है हमारा, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे इंटरेस्ट, जो हम करते हैं किसको? बैंक्स को, ठीक है। तो ये 3 जो एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। अच्छा, सैलरी की बात नहीं कर रहा, सैलरी अक्रूवल बेसिस पर अलाउड है। तो बोनस और टैक्सेस, अच्छा टैक्सेस कौन से? सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स ही आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस तो क्या होते हैं? डिसअलाउड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो एक्सपेंडिचर है ये तभी अलाउड होंगे जब आप इनका पेमेंट करते हो। कब तक पेमेंट करना है आपको? इनका पेमेंट करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की जो भी ड्यू डेट है, उससे पहले आपको इसका क्या करना है? आपको उससे पहले इसका पेमेंट करना है। अगर उससे पहले आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। अगर उससे पहले पेमेंट नहीं करते हैं तो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड टू यू, ठीक है। चलिए समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड आफ्टर एसेट इज पुट टू यूज, तो वो डिडक्टेबल है, वो अलाउड है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये भी डिडक्टेबल है। अगर इंटरेस्ट दिया है मनी बोरो करने के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स को पेमेंट करने का पैसा नहीं था और उसके लिए आपने पैसा बोरो किया और उसका इंटरेस्ट आया, क्या अलाउड होगा? नहीं होगा। रीजन सर, टैक्सेस इज योर पर्सनल लाइबिलिटी। जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी माना जाता है, और पर्सनल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो हम उसको भी हम अलाउड नहीं करेंगे। अगला, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स, डिडक्टेबल है। कितना परसेंट है? एट द रेट 12% है। 12% तक अलाउड है, 12% से ऊपर डिसअलाउड होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय एओपी टू मेंबर्स, वो अलाउड नहीं होता। तो ये इंटरेस्ट के बारे में अलग अलग प्रोविजन दिए हुए हैं, इसके बारे में आप आगे जाकर के और पढ़ोगे।
ICDS इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के अंदर भी इसके बारे में प्रोविजन लिखे हुए हैं। अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी हम इतना ही पढ़ लें सफिशिएंट है, ठीक है। अगला अगला है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। नाउ व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। वो कोई बॉन्ड ऐसे क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो समझना इसमें होता क्या है कि सर ये जो बॉन्ड है ये इशू किए जाते हैं फेस वैल्यू पर, इशू किए जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर और रिडीम किए जाते हैं फेस वैल्यू पर। तो हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, ठीक है। वो क्या कि 100 रुपए का 100 रुपए का आपका बॉन्ड है, 100 रुपए का बॉन्ड आपको इशू कितने में कर दिया जाएगा? आपको इशू 60 में कर दिया जाएगा। तो कितने लिए आपसे 60, 5 साल बाद रिडीम करके दे देंगे 100, तो 5 साल में पर ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया? तो हम बोलेंगे फेस वैल्यू अपॉन इशू प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरह से ये जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रो रेटा बेसिस पर अलाउड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। देखिएगा, दिस डिस्काउंट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन प्रो रेटा बेसिस ओवर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ इशू टू डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ सच बॉन्ड। वहां से लेकर के वहां तक का पीरियड है। अगला राइट ऑफ अलाउंसेस ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सर जो कार वाला आता है वो क्या बोलता है, सर मैंने कार ली, देखो कार के ऊपर एक्सपेंडिचर और अलाउ करो। बोले ओके से कर देंगे। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन दो, बोले हाँ वो भी अलाउ कर देंगे। तो जो बेचारा, मान लो जो बेचारा कार वगैरह लेकर के नहीं आता, जो एनिमल्स लेकर के आता है, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बोलो 100% उसका भी डिडक्शन मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट है राइट ऑफ अलाउंसेस ऑन एनिमल्स। अगर आप एनिमल परचेस करते हो तो भी हम डिडक्शन देंगे। कब देंगे? परचेज के टाइम नहीं देंगे। अच्छा यूज करते हैं नहीं देंगे। या तो वो एनिमल परमानेंटली, या तो वो एनिमल परमानेंटली, ठीक है, यूजलेस हो जाता है, उसका कोई काम नहीं है, या उसकी डेथ हो जाती है, तब मिलेगा। कितना मिलेगा? ठीक है, तब मिलेगा आपको कि एक्चुअल कॉस्ट कितने में खरीदा था माइनस अगर वो मर जाता है उसके बाद भी कुछ पैसा रिकवर होता है। सर हाथी वगैरह मरते हैं, यहाँ गाय वगैरह मरती है, तो अगर आप उसकी डेड बॉडी को भी सेल करते हो तो उससे कुछ पैसा रिकवर होगा, वो माइनस कर देना। जितना आएगा उतना आपका एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अगला बैड डेट्स। पहला क्वेश्चन, क्या बैड डेट्स अलाउड है या नहीं है? 100% अलाउड है। अरे बैड डेट्स तो हो सकती है ना बिजनेस के अंदर, क्या दिक्कत है, अलाउ करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं, उसको खाली बैंक को अलाउ करेंगे, बाकी किसी को भी अलाउड नहीं करेंगे। देखिएगा, डेट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन। इट शुड बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच डेट इज इरिकवरेबल। जब भी इरिकवरेबल होगी, जब उस डेट को मैं रिकवर नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगी? अलाउड हो जाएगी। द बिजनेस टू विच डेट इज रिलेटेड शुड बी कंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिजनेस चालू रहना चाहिए। द सक्सेसर ऑफ बिजनेस क्लेम क्लेम रिडक्शन ऑफ डेट क्रिएटेड बाय द प्रीडिसर, मतलब कि फादर से पैसा लिया था, सन को भी नहीं चुकाया, सन बोल रहा है अब मैं बैड डेट्स मानूंगा और मुझे अलाउ करो। बोले यस सर विल अलाउ टू यू, बैड डेट्स को हम बिल्कुल अलाउ करेंगे। इफ अच्छा डेट रिकवर हो जाएगी तो क्या होगा? इफ डेट रिकवर्ड इज लेस देन अनक्लेम्ड अमाउंट, तो डेट माइनस बैड क्लेम्ड अमाउंट विल बी अलाउड। मतलब कि मान लो 50,000 पैसा दिया था, 30,000 ही रिकवर हुआ, 20,000 रिकवर नहीं हुआ, तो 20,000 जो रिकवर नहीं हुआ उसको हम एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। देन दिस विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ रिकवरी, ठीक है। अच्छा अगर कुछ पैसा रिकवर हो जाता है तो जितना रिकवर होगा उतना हम क्या कर देंगे? आपके लिए टैक्सेबल करते जाएंगे, उतना हम टैक्सेबल कर देंगे। इसका मैंने पूरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने आपको जो हमारी बड़ी क्लास होती है उसके अंदर मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, ठीक है। और बहुत कम प्राइस पर हम आपको पेन ड्राइव वगैरह सेल करते हैं, आप आराम से उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर, बट इफ डेट रिकवर्ड इज मोर देन अनक्लेम्ड अमाउंट देन बिजनेस इनकम इज इक्वल्स टू रिकवरी माइनस अनक्लेम्ड अमाउंट। जो भी रिकवरी है उसमें से अनक्लेम्ड अमाउंट माइनस कर दीजिएगा, वो आपकी बिजनेस इनकम अज्यूम कर ली जाएगी। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। पहला क्वेश्चन, क्या फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर बिजनेस का पार्ट है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर वो तो नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या हम इसको अलाउ करते हैं? बिल्कुल अलाउ करते हैं। और या फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको प्रमोट करें कि वो भी फैमिली प्लानिंग करें, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। लेकिन बड़ी बात कि जो डिडक्शन मिलता है ओनली टू कंपनी एसएससी। मेरे को सर फर्म वाला वो आके बोलता है कि हमको भी करना है, बोले नहीं सर आपको नहीं देंगे, किसको देंगे? सिर्फ जो कंपनी एसएससी है उनको अलाउ करेंगे। अगला, द एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉइज। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कैपिटल नेचर का है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अगला, क्या एसटीडी का डिडक्शन मिलेगा? बोले यस सर। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का भी डिडक्शन आपको अलाउड होगा।
सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स का रिडक्शन बिल्कुल अलाउड होगा। कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, इसका भी रिडक्शन मिलेगा। तो एसटीटी अलाउड है, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड है, सारे एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अलाउड है। ठीक है, अगला सर मैंने कहा कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का रिडक्शन नहीं मिलता, पीबीडीडी का नॉर्मल रिडक्शन अलाउड नहीं होता, तो फिर पीबीडी का रिडक्शन किसको मिलेगा? पीबीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का रिडक्शन सिर्फ मिलता है किसको? बैंक्स को। बैंक्स कौन से? अगर स्केड्यूल्ड बैंक्स है, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स है या कोऑपरेटिव बैंक है तो टोटल इनकम का कितना परसेंट? 7.5% अलाउड होगा। अगला पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रीज है तो 5%, फॉरेन बैंक है, एनबीएफसी है तो 5% ऑफ इनकम, उसका इनकम का ही आपको रिडक्शन मिलेगा। एक्चुअली रीजन समझना, क्योंकि बैंक्स के अंदर एनपीए वगैरह होने का चांसेस होता है कि कई बार पैसा वगैरह नहीं आ पाता है, पैसा डूब जाता है, तो ये चांसेस है, इसलिए इनको प्रोविजन अलाउ कर दिया। बाकी किसी भी एसएससी को प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। अगला एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस बाय रूरल ब्रांचेस, जो भी रूरल ब्रांचेस है उनको 10% ऑफ एडवांस, जितना एडवांस दे रहे हैं उसका 10% आपको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन मिल जाएगा। उसको एज ए एक्सपेंडिचर आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज रिडक्शन। ठीक है, पहली the expenditure should not be of the nature prescribed under 36, 32, 37। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, अगला जो प्रोविजन है वो है रिगार्डिंग सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। 37 सबसेक्शन 1 होता है हमारा अलाउड एक्सपेंडिचर। अब देखिए आपने 30 से लेकर के 36 तक इतने सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, अब यार ये तो प्रोविजन लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ, खत्म ही नहीं होते, तो कब तक चलता जाएगा? तो सर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो सर क्या करें? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक ईजी तरीका प्रिस्क्राइब किया। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ईजी तरीका प्रिस्क्राइब किया। गवर्नमेंट बोला एक काम करते हैं, हमने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 37 सबसेक्शन 1। अगर ये कंडीशंस हम दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे, अगर ये कंडीशन आप पूरी करोगे तो हम आपको एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे। सर क्या 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 पॉइंट है? देखिए पहला, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर अंडर सेक्शन 32, 36, इस नेचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका तो पहले ही दे दिया ना भैया। ठीक है, अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, ये इसी साल का होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट हैव बीन इंकर्ड, इट शुड हैव बीन इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एंड शुड नॉट बीन इंकर्ड फॉर एनी ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, मतलब कि इलीगल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो कुछ नॉर्मल कंडीशन है कि सर कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया, जो रेवेन्यू नेचर का है, जो एसएससी ने खुद ने किया, अपने बिजनेस के लिए किया है, ऑफेंस वाला नहीं है, तो हम हर उस एक्सपेंडिचर को अलाउ कर देंगे अंडर 37 सबसेक्शन 1। अब समझिए, इसमें वो सारे एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं जो किसी भी तरह से हो सकते हैं, इसमें वो सारे पॉइंट आ रहे हैं जो नॉर्मली हो सकते हैं। जैसे कि मान लो परचेज किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, ऑफिस की साफ सफाई का खर्चा हो गया, दिवाली पूजन का खर्चा हो गया, जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो सारे एक्सपेंडिचर्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको वहाँ पर कहाँ पर क्या कर रही है? वो सारे एक्सपेंडिचर अलाउ कर रही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारे कौन से प्रोविजन खत्म हो गए? यहाँ पर हमारे सारे अलाउड एक्सपेंडिचर खत्म हो गए। कहाँ से कहाँ पढ़े? सेक्शन 30 से लेकर के 37 सबसेक्शन 1 तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? जो भी एक्सपेंडिचर अलाउड एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा अलाउड एक्सपेंडिचर करना क्या है? अलाउड एक्सपेंडिचर ही पी अंडर में डेबिट होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया है तो उसको डिसअलाउड करना पड़ेगा, उसको आपको माइनस करना होगा। मान लीजिए एक खर्चा आपने लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, अब लिख दीजिए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब लिख देंगे। ठीक है, अगला एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी भैया अलाउ करना चाहिए, आगे जाकर करेंगे एटीजीजीबी और एटीजीसी में, लेकिन बिजनेस का खर्चा उसको नहीं मानते। ये सब नॉर्मल बातें समझ में आती है कि बिजनेस का खर्चा नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया वो आपके लिए खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला, हाँ चलिए अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद एसेट विच आर पार्टली इन बिजनेस यूज एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज।
ठीक है, कोई सा भी एसेट, कोई सा भी एक्सपेंडिचर जो पार्टली बिजनेस में हुआ है, पार्टली अदर पर्पज में यूज हुआ है, तो जितना पार्ट उसका पर्सनल पर्पज में काम आया है वो अलाउड नहीं होगा, और जितना भी बिजनेस में काम आया है उतना अलाउड हो जाएगा। सो इट इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलाउड एक्सपेंडिचर। अभी स्टार्ट करते हैं कौन सा, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर के बारे में कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर हमको अलाउड नहीं होंगे। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको हम, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। तो देखिए पूरे हेड में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अलाउड एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाने की, सर ये एक्सपेंडिचर अलाउड है, इसके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। जैसे एक बार अलाउड एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमको देखना है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कौन से हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अलाउड एक्सपेंडिचर एक्चुअल में डेबिट होने चाहिए। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर आपके लिए डिसअलाउड है। जब वो एक्सपेंडिचर आपके लिए डिसअलाउड है, इसका मतलब अगर आपने वहां पर खर्चा किया, अगर आपने वहां कोई एक्सपेंडिचर आपका हो गया है और वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी, तो उसको आप वापस से एड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको आप वापस से एड बैक कर देंगे। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन, जो फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वो है सेक्शन 40A1। अब समझना प्रोविजन क्या है। प्रोविजन है इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेड आउटसाइड इंडिया, या अगर आपने पेमेंट कर दिया किसी एनआर को। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, तो अगर आपने जब भी एक्सपेंडिचर किया है, वो एक्सपेंडिचर होता है अगर आपका आउटसाइड इंडिया, आई रिपीट अगेन, आप किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करते हो, वो एक्सपेंडिचर होता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वो आपने खर्चा किया है, या आपने पेमेंट किया है नॉन रेजिडेंट को जिसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने पैसा खर्च किया और उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा। अगर आपने उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, देन दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड। सिंपली सर आपको क्या करना था, आपको पेमेंट करने से पहले यहाँ पर खर्चा करना था और यहाँ पर टीडीएस काटना था, और फिर जाकर के रिमेनिंग पेमेंट उसको करना था। आपने किया क्या, नहीं सर, गड़बड़ कर दी, तो क्या हो जाएगा, दिस एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अब एक्सपेंडिचर इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, या तो आपने टीडीएस काटा नहीं है, या टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस काट तो लिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को जाकर के उसको डिपॉजिट नहीं कराया। कब तक नहीं कराया, बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, उससे पहले आपको टीडीएस काट करके जमा करवा देना है कंपल्सरी। नहीं किया तो आपने जो पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए 20%, 2 लाख रुपए टीडीएस काट के 8 लाख देना था, आपने गलती से 10 लाख पूरे दे दिए, तो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे समझिएगा। हाउएवर सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच टैक्स हैज बीन पेड। अच्छा, मैं आगे जाकर के, मैं अगले साल, मैं 2 साल बाद अगर उसका पेमेंट कर दूं, तो सर क्या वो अलाउड हो जाएगा? गवर्नमेंट बोलती है यस सर, इट विल बी अलाउड। जब आप पेमेंट करोगे तब हम आपको अलाउ कर देंगे, अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे इसलिए हम इसको भी आपको अलाउड नहीं कर रहे। ये हमारी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर कहना चाहती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट टीडीएस के बारे में ही चल रहा है। टीडीएस के अंदर हमने पहला पॉइंट क्या हो रहा है कि एनआर को पेमेंट कर दो तो 100% डिसअलाउड। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है तो अगर आप उसको रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, अगर आप उसको रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो आपको 30% अलाउड होता है, 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 70% आपको क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोविजन है। ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रोविजन, समझिएगा। एनी सम पेबल टू रेजिडेंट, किसी भी तरह का रेजिडेंट को पेमेंट करते हो जिसके ऊपर टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस डिडक्ट आपने नहीं किया, भूल गए सर हम टीडीएस काटना, तो जैसे ही अगर आप टीडीएस काटना भूल जाते हो तो क्या होगा, तो वो जो एक्सपेंडिचर है उसमें 30% डिसअलाउड हो जाएगा और 70% ही अलाउड होगा। देखिएगा, 30% ऑफ सच सम शैल बी डिसअलाउड इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, या तो टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट लिया लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट तक आपने जमा नहीं करा। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट आपको पता होगी, वो होती है 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाउएवर, आगे सुनना, हाउएवर 30% ऑफ सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच टैक्स हैज बीन पेड। 30% आपको अलाउड हो जाएगा अगले साल में, अगले ईयर में, अगले सब्सिक्वेंट ईयर में, जब भी आप देना चाहते हो तब आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके कुछ स्पेशल पॉइंट को समझना। स्पेशल पॉइंट
40A1 है, देखना 40A1 है, आइए ठीक है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन नो डिसअलाउंसेस अकर्स, ठीक है। अगर ये कंडीशंस दे रखी है तो आपका डिसअलाउंस अकर नहीं होगा। पहला, रेजिडेंट रिसिपिएंट हैज फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया है। रेजिडेंट, आगे देखिएगा, रेजिडेंट रिसिपिएंट हैज टेकन इनटू अकाउंट द अबव इनकम इन सच रिटर्न, कि जो भी पर्सन है उसने इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर ली है। द रेजिडेंट रिसिपिएंट हैज पेड टैक्स ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द सच रिटर्न ऑफ इनकम, सामने वाले पर्सन ने क्या कर दिया है, उसके ऊपर टैक्स पूरा जमा कर दिया। तो समझिए सरकार को किस चीज़ से मतलब है, गवर्नमेंट को मतलब है कि क्या वहाँ पर टैक्स जमा हो गया है या नहीं जमा हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टीडीएस काटना है और टीडीएस काट करके जमा करवाना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी रिसिपिएंट ही अब उस इनकम को रिकॉर्ड कर ले, उस इनकम के ऊपर टैक्स जमा कर दे और सब कुछ डिटेल्स वगैरह सबमिट कर दे। एंड आगे देखना, द टैक्स पेयर फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सीए, मतलब कि ये जो हमने काम किया है इसे एक सर्टिफिकेट भी लेकर के आए जो सीए से सर्टिफाइड हो, उसको सी लगा हुआ हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 40A वाला जो प्रोविजन है, 30% वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी हर जगह ध्यान रखना ये सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस, जब उन्होंने सैलरी का पेमेंट कहाँ किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, ऑन विच टैक्स हैज बीन नाइदर डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर नॉर पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। तो सर ये इसका डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है, ठीक है ना, जिसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, डिडक्शन नहीं मिला, तो दो प्रोविजन मेनली याद रखने हैं, ठीक है ना। अच्छा, मॉनेटरी परक्विजिट्स वो एग्जाम्प्ट होती है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो सिंपल प्रोविजन याद रखना है, ठीक है, सबसे पहले 40A में तो पहला अपन ध्यान रखना है कि अगर आप पेमेंट करते हो नॉन रेजिडेंट को तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस आपने जमा काट तो दिया लेकिन जमा नहीं करवाया। उसी के साथ अगला पॉइंट स्टार्ट होता है कि सेक्शन 40, ठीक है, ए के अंदर ही, कि अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको टीडीएस काटना है और टीडीएस काट करके फिर जमा भी करवाना है। अगर आप ये रेजिडेंट के साथ में भी आपने काम नहीं किया तो सिंपल है, वहाँ पर 30% जो पैसा है वो डिसअलाउड हो जाएगा और रिमेनिंग एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेक्शन 40A। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, वो है सेक्शन 40B, वो है डिसअलाउंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो तो कौन सा पेमेंट आप पार्टनर को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितना अलाउड है, कितना डिसअलाउड है, ठीक है। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे देखना, इसमें मेनली दो पॉइंट आते हैं। पार्टनर्स को हम सब दो तरह के पेमेंट करते हैं। पहला जो पेमेंट हमने किया पार्टनर को वो किया कि सर पार्टनर को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने पार्टनर को प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, और दूसरा हमने उसको क्या दे दिया, इंटरेस्ट। दो चीज़ें हम मेनली उनको दे सकते हैं, या तो सैलरी या फिर इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट समझना, फॉलोइंग पेमेंट्स टू पार्टनर्स आर डिसअलाउड टू पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पहला, रेमुनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर, किसी भी नॉन वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन, सैलरी, रेमुनरेशन बोल दो, सैलरी बोल दो, वेजेस बोल दो, किसी भी नाम से बोल दो, हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि भैया कौन सा पार्टनर है, द पार्टनर इज नॉन वर्किंग पार्टनर। ये अलाउड किसको है, इट इज अलाउड टू ओनली वर्किंग पार्टनर, ठीक है। अच्छा, क्या रेमुनरेशन वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं, बोले ये सब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो जाकर के ये अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। पहला, ठीक है, नॉट ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड। ओह, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप डीड में लिखना कंपलसरी है कि हम रेमुनरेशन देंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगा। सेकंड, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर वो पार्टनरशिप डीड की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी वो अलाउड नहीं होगा। फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले की सैलरी नहीं सर, डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद ही सैलरी रेमुनरेशन दे सकते हैं। और अब सर कितना मैक्सिमम दे सकते हैं सैलरी रेमुनरेशन, या जो भी आप नाम बोलना चाहो, तो वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब समझिए सर कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट बुक प्रॉफिट, शुरू के 3 लाख तक के प्रॉफिट में वहां लिखा है 1.5 लाख, बहुत ध्यान से ना, 1.5 लाख शुरू के 3 लाख में 1.5 लाख या 90% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो कंसिडर किया जाएगा,
ठीक है। इसके रिमेनिंग जो बुक प्रॉफिट रह गए उसमें कितना आएगा, उसमें आएगा आपका 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। इतना आप मैक्सिमम सैलरी या रेमुनरेशन उनको दे सकते हो। आई रिपीट अगेन, इतना मैक्सिमम सैलरी और रेमुनरेशन उनको दिया जा सकता है। ठीक है, अगला, ठीक है, अगला इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट दिया जा सकता है? नहीं, ऐसा बोले बिल्कुल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है, क्या कंडीशन है सर? पहला, पार्टनरशिप डीड से साफ साफ लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में कि हम इंटरेस्ट देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, इसकी जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो कितनी है? 12% पर एनम। 12% से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप उनको नहीं दे सकते। फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड भी अलाउड नहीं होता। तो सिंपल प्रोविजन है सर, सैलरी और रेमुनरेशन तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। आई रिपीट अगेन, सैलरी और रेमुनरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रॉफिट के ऊपर। और जो आपका इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम हो सकता है 12%। 12% से ज़्यादा हम इंटरेस्ट आपको कभी भी किसी भी केस में अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन सा प्रोविजन हो गया डिसअलाउड में? 40A 40B। अब आता है अगला 40A2। अगर आपने कभी भी रिलेटिव्स को पेमेंट किया, अगर आपने कभी भी रिलेटेड पर्सन को पेमेंट किया और वो अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है उतना डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब जितना रीजनेबल है उतना अलाउड है, जितना रीजनेबल से ज़्यादा है वो सब आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? 40A 40B 40A2। अभी आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, वो है 40A3। 40A3 बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है। 40A3 एक्चुअली ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप कैश पेमेंट नहीं करें, या और इजी लैंग्वेज बोलूँ तो कैश पेमेंट आप कम से कम करें। 40A3 को बनाने का जो मेन पर्पस, जो मेन रीज़न सिर्फ एक है कि आप कम से कम कैश पेमेंट करें। ठीक है, देखिए आप, अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे। ठीक है, इन अ डे और एन एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000। कि जब हमारा बिल भी 10,000 रुपये का ज़्यादा हो और हमारा पेमेंट भी 10,000 रुपये से ज़्यादा को हो, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट अगर आप किसी को भी कर दोगे, देन सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए, ये गुड्स कैरीज वाले जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, ये हर जगह प्रॉब्लम करते हैं, ये हर जगह पंगा करते हैं। तो उन्होंने यहाँ क्या बोला कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप गुड्स कैरीज मतलब ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, तो यहाँ पर 10,000 की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ 10,000 की जो लिमिट है वो हो जाएगी 35,000। लिमिट कितनी हो जाएगी? 35,000 विल बी द लिमिट। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को आपको जो पेमेंट करना है, किसी भी पर्सन को जो आपको पेमेंट करना है वो किससे ज़्यादा नहीं होगा। वो जो आपका पेमेंट है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का, 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम जो पेमेंट कर सकते हो आप कितने में कर सकते हो? 10,000 में कर सकते हो। अच्छा, अगर हम बोले कि सर हमको 10,000 से ऊपर पेमेंट करना है तो हम कैसे करें? तो आपके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, आप अकाउंट पे ही चेक से कर दो, आप डिमांड ड्राफ्ट से कर दो, आप किसी से भी कर दो, लेकिन आप कैश में नहीं करोगे। अदरवाइज देन, ठीक है ना, कैश, कैश के अलावा आप चाहे ऑनलाइन कर दो, चाहे डेबिट कार्ड कर दो, एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, मतलब किसी भी बैंकिंग चैनल से, पेटीएम वगैरह भी कर दो तो भी चलेगा। तो किसी भी बैंकिंग चैनल से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वही अलाउड एक्सपेंडिचर है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर आपके क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए, लेकिन ठीक है, आगे देखिएगा, पेमेंट इज मेड अदरवाइज एन अकाउंट पे चेक डीडी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो हम आपके इस एक्सपेंडिचर को पूरा डिसअलाउड कर देते। फॉर एग्जाम्पल 11,000 का एक बिल था, और 11,000 का बिल आपने पूरा का पूरा 11,000 का बिल का पेमेंट कैश में कर दिया, सरकार क्या बोलती? पूरे 11,000 रुपये हम आपके डिसअलाउ करते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? वो वापस से ऐड हो जाएगा, मतलब वापस आपकी क्या बन जाएगी? इनकम। लेकिन हर प्रोविजन के कुछ न कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं। ठीक है, उससे देखिए, पहला, पेमेंट अगर आपने किया है किसी बैंक या एलआईसी को, कोई दिक्कत नहीं, जितना कैश करना है उतना कर दीजिए। आपने बैंकिंग सिस्टम से कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना पेमेंट करना है कर दीजिए। आप कल्टीवेटर, ग्रोअर या एग्रीकल्चर, अच्छा किसानों को दे रहे हो, जितना पेमेंट करना है कर दो।
पेमेंट एट द प्लेस पे बैंक ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, बैंक से करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक है ही नहीं, तो जितना मर्जी होता कर दो। पेमेंट मेड ऑन अ डे इन विच बैंक आर क्लोज्ड, बैंक हॉलीडे है, छुट्टी पर बंद है भैया, कोई बात नहीं, कर लो। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी कमीशन एजेंट को, कर दो। अगर आप ऑथोराइज डीलर या मनी चेंजर को कर रहे हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, सरकार को पेमेंट कर रहे हो, सरकार बोलती है आने दो, सरकार की बोलती है पैसा आने दो, पैसा आते हो सरकार को बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप बुक एडजस्टमेंट करो, सब बुक एडजस्टमेंट में पेमेंट तो आप कर ही नहीं रहो, कैश तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला, पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर। जब बिना पावर के आप काम कर रहे हो, बिना पावर के मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक्चुअली वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर आप पेमेंट कैश में कर दो, चलेगा, ठीक है। अगर आप टर्मिनल बेनिफिट मतलब किसी को निकालने का बेनिफिट दे रहे हो, 50,000 रुपये तक है, तो भी चलेगा। अगर आपने एम्प्लॉयर को किसी टेम्प्रेरी जगह शिफ्ट किया, जैसे मान लो आप एम्प्लॉय हो, आपको हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, आप रहते जयपुर में, जयपुर से हमने आपको शिफ्ट कर दिया चेन्नई में, अभी चेन्नई में आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आप बोलते हो सैलरी तो चाहिए, हम बोलते कि बैंक अकाउंट लाओ, बोले है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप कैश में कर सकते हो। 15 दिन से ज़्यादा के लिए एम्प्लॉय को कहीं और भेजते हो तो आप पेमेंट कैश में कर सकते हो, बाकी आप पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, अगले दोनों प्रोविजन सेक्शन 47 और सेक्शन 49 को अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो समझना, एनी अनस्टैट्यूटरी और एनी अनअप्रूव्ड फंड विल बी डिसअलाउड। किसी भी तरह का कोई सा भी फंड हो जो अनस्टैचुरी है, जो स्टैचुरी नहीं है, जो प्रोविजन फॉलो नहीं कर सकते हैं, जो अनअप्रूव्ड है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स आपको क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड डिसअलाउड, अच्छा अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड अलाउड। किसी तरह का यूआरपीएफ का कंट्रीब्यूशन डिसअलाउड, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन अलाउड, जर्नलिज्म में डाला नहीं अलाउड, अमालगमेशन रिजर्व फॉर्म में डाला अलाउड नहीं है, जो स्टैचुरी नहीं है, जो एक्ट में नहीं लिखा, जो अनअप्रूव्ड है, वो सब डिसअलाउड हो जाएंगे। लेकिन जो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड सुपरेंशियल फंड आ गया, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड आ गया, ठीक है, इस तरह से कोई फंड आ गया तो उसको आपको अलाउ करना है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर को आपको डिसअलाउड करना है, ठीक है। चलिए, तो हमने कौन कौन से देखे, तो हमने जो फर्स्ट प्रोविजन देखा, ठीक है ना, उसमें आपने क्या बात करी, उसमें आपने ये बात करी कि सर अलाउड एक्सपेंडिचर कौन से थे। सेक्शन 30 से लेकर के 37 सबसेक्शन 1 तक के हमने अलाउड एक्सपेंडिचर देखे। फिर हमने इसके बाद बात करी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, सर कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे, तो सेक्शन 40 स्मॉल ए से शुरू किया और उसको हम ले गए 40A7, ये करो 40A9 तक ले गए। तो ये हमारी कौन सी लिस्ट होगी, इट इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलाउड एंड डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। किसकी लिस्ट कंप्लीट कर ली कि सर कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड है और कौन कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है। अब आता है हमारा अगला पार्ट, ठीक है। अब इसके साथ में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस आपको और फॉलो करने होते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन में 4-5 मेन प्रोविजन है। पहला, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कब करनी पड़ेगी, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, ठीक है। आइए देखिएगा, फॉलोइंग पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, पहला पॉइंट, क्या आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, और बोलेंगे से स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का मतलब, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का मतलब है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव फर्म, आर्टिस्ट, इस तरह के किसी कैटेगरी में आ रहे हो और आपकी जो ग्रॉस रिसिट्स है, आपकी जो ग्रॉस रिसिट्स है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी। प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है कि हर बिल, हर एक्सपेंडिचर, हर इनवॉइस, हर चीज़ की डिटेल वहाँ पर कंपलसरी बेसिस पर मेंटेन होनी चाहिए।
लेकिन अगर आपका, ठीक है ना, सारे साल में, ठीक है ना, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर हम ले लेते हैं 2016 17 18 19 20, ठीक है ना, अगर इन तीनों साल में आपका टर्नओवर 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 2 लाख 3 लाख और 4 लाख का आपका टर्नओवर है, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर इससे ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी बेसिस पर एज पर रूल 6F के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर खाली किसी एक साल में ही ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लो 1.5 लाख है या 1.6 है, 1.4 है और 1.2 है, अगर वो किसी एक साल ही ज़्यादा है, किसी एक साल ज़्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इनेबल एओ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, नॉर्मल सेल परचेस वगैरह के बिल आप जनरल लेजर वगैरह मेंटेन कर लेना, और कुछ मेंटेन नहीं करता। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है नहीं करना है किस पे डिपेंड करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है नहीं करना डिपेंड करता है कि आपकी ग्रॉस रेसिट्स कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है। और अभी मैंने प्रोफेशनल की बात करी, इसलिए मैंने बोला ग्रॉस रेसिट्स। जब मैं बिजनेसमैन की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल टर्नओवर। तो अभी अगले बात की बात करते हैं, टर्नओवर की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, जो डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह नहीं है सर, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? तो उनके लिए पहला पॉइंट है कि अगर वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ है, पहला पॉइंट है कि क्या वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है। अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ की कैटेगरी में आते हैं और कैरी कर रहे हैं नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन, तो पहला पॉइंट, क्या उनकी इनकम, बहुत ध्यान से सुनना, क्या उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और क्या उनका सेल्स या टर्नओवर या ग्रोसेस जो भी आप नाम लो 25 लाख रुपए ज़्यादा है। या तो इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, या सेल्स या टर्नओवर या ग्रोसेस 25 लाख ज़्यादा है। अगर इसमें से कुछ भी ज़्यादा है और पिछले 3 साल में से किसी भी साल ज़्यादा है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बाकी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलिए, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अब अब अगला पॉइंट समझिएगा कि इसके अलावा सर, ये बात तो किसकी कर ली? ये बात तो कर लिया आपने इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के अलावा कोई पर्सन हो तो क्या होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, ठीक है ना। हमें ये समझना होगा कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के अलावा का क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा है तो यहाँ जो टर्नओवर लिमिट है ये थोड़ी सी कम, इनकम और टर्नओवर लिमिट जो दोनों है वो दोनों थोड़ी सी कम हो जाती है। इनकम 2.5 लाख से कम हो कितनी जाती है? सिर्फ 1,20,000 रुपये। उनकी इनकम अगर 1,20,000 से ज़्यादा हो जाए, या उनका सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना कंपलसरी है। बाकी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। तो ये बोलता है कि सर कुछ सिचुएशन में, कुछ कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, और बाकी सिचुएशन कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई पर्सन, तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट अगर कोई पर्सन सेक्शन 44AD 44ADA या 44AE में कवर्ड है, ठीक है, तो हमने क्या प्रोविजन पढ़ा है? ठीक है, अभी हम इसको रिवीजन भी करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे इसको। तो ये कहलाती है, ये तीनों स्कीम्स होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रिजम्पटिव का मतलब इतनी इनकम मान ली जाएगी या इतनी इनकम अज्यूम कर ली जाएगी, ठीक है। जैसे कि 6% है, 8% है, कुछ 44AE के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनके पास जितने व्हीकल्स है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकम को। तो अगर अगर कोई पर्सन 44AD 44AD या 44AE में आ रहा है और जितना मिनिमम इनकम है उससे कम शो करना चाहता है, फॉर एग्जांपल उसकी इनकम आ रही है 8% और वो चाहता है कि वो शो करे सिर्फ 4%, तो उसको क्या कराना होगा? तो उसको ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करवाना होगा, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होंगे, ठीक है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ठीक है, तो भी, ठीक है, हाँ जी, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। और मिनिमम पीरियड जो है वो कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं? आपको 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने कंपलसरी है। आई रिपीट अगेन, 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रखने कंपलसरी, ठीक है। सेम प्रोविजन आता है, अगला पॉइंट आता है हमारा, हाँ जी, अगला सेक्शन आता है वो है सेक्शन 44AB, वो है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ठीक है, कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोविज़न है ये, ठीक है। और सीए लोगों के तो सबसे काम का प्रोविज़न है। अगर आप सीए बन के प्रैक्टिस में आते हो तो आपकी रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो इसी एक प्रोविज़न से आता है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देखिएगा, सर्कमस्टेंसेज व्हेन ऑडिट इज कंपलसरी, ठीक है, बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है ना। कब करवाना होगा? अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर, ग्रॉस एसेट्स
पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। किससे ज़्यादा होती है? पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी, अगर आप एक बिजनेसमैन है, नॉर्मल बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाए, और सेक्शन 44AB डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु डिक्लेयर प्रॉफिट अंडर 44AD ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऑडिट की लिमिट है, ये 1 करोड़ से बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 5 करोड़। कब हो जाएगी वो ध्यान समझना, ठीक है ना। ये हुआ था कुछ टाइम पहले, जब सरकार ने ऑडिट की लिमिट को 5 करोड़ कर दिया था, तो एकदम से बड़े बड़े भारी हो गया कि अरे यार ऑडिट कराना 5 करोड़ तक हो जाएगा, सीएलओ की इनकम कम हो जाएगी, ये सब हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम एसएससी होंगे जो इस केस में फॉल करेंगे, जिनकी इनकम जो ये जो सारी कंडीशंस दी हो, ये सारी कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर ले। क्या कंडीशन है? उनकी जो टोटल कैश एसेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करे। मतलब कि कैश पेमेंट जो है वो सिर्फ 5% से कम होना चाहिए। बाकी सारा जो पेमेंट है, मतलब 95% जो पेमेंट है वो उनका ऑनलाइन आना चाहिए। एक तो 95% ऑनलाइन रिसीव करना है, और साथ में 95% जो पेमेंट करना है वो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है। अगर ये आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, क्या कंडीशन है? पहला, 95% या उससे ज़्यादा परसेंटेज जो आपको है वो ऑनलाइन करना होगा, और 95% जो पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन करना होगा। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो तो आपका जो ऑडिट है वो 5 करोड़ से ऊपर होगा। लोग बोलते हैं यार इतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कि 95% जो पैसा है आपको ऑनलाइन ही मिल जाए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली जो पैसा है वो कैश वगैरह में मिलता है। तो ये प्रोविज़न थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ, लेकिन अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो टर्नओवर लिमिट बिल्कुल 1 करोड़ से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 करोड़ रुपये हो जाएगी। ठीक है। ऑडिट कब करानी होगी? प्रोफेशनल्स, अगर इनकी ग्रॉस एसेट्स प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ऊपर हो जाए तो इनको ऑडिट करवानी कंपल्सरी होगी। ये दो तीनों जो पॉइंट है ये हम आगे वाले पार्ट में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा इनमें। प्रोविजन ये है कि आप 44AE में कवर हो रहे हो, एडी में कवर हो रहे हो, 44ADA में कवर हो रहे हो। आई रिपीट अगेन, आप 44AE में कवर हो रहे हो, 44AD में कवर हो रहे हो, या 44ADA में कवर हो रहे हो, तो इफ सच पर्सन क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर देन द इनकम कंप्यूटेड ऑन द प्रेजेंटिव बेसिस, ठीक है, वहाँ कुछ मिनिमम इनकम लिखी हुई है। अगर उतनी इनकम आप डिक्लेयर कर लेते हो तो ठीक है, अगर आप उतनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते हो तो आपको ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करवाना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है। और सेक्शन 40A AD4, इफ द इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये बहुत खतरनाक प्रोविज़न है, ठीक है ना। इसको मैं भी आगे समझाता हूँ, अभी 44ADA4 को समझाता हूँ, वो प्रिजम्पटिव स्कीम वाला ही प्रोविज़न है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न, काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। चलिए अब हम पहले इसकी को बात कर लेते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो स्कीम है वो हमारी क्या है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम देखना, कौन है एलिजिबल एसएससी? पहला, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म या LLP, ठीक है, जो कि किसी भी बिजनेस में इंगेज है, ठीक है, और उनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, ठीक है। तो क्या करना होगा? तो 8% ऑफ टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज इनकम। सिंपल प्रोविजन है, कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी ट्रांजेक्शन, कोई सी वर्किंग कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपके टर्नओवर का 8% आपकी इनकम बन जाएगी। अगला, लेकिन सर मैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसीव करता हूँ, मैं तो सारा काम ऑनलाइन कर रहा हूँ, सर मेरे को बेनिफिट दो। तो अगर आप ऑनलाइन रिसीव करते हो, अकाउंट पे चेक हो गया, DD हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ भी हो गया, बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा रिसीव करते हो, तो ये 6% हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टर्नओवर होता है 90 लाख रुपए, आपने ऑनलाइन रिसीव नहीं किया तो 8%, और पूरा का पूरा ऑनलाइन रिसीव कर लिया तो कितना कर देना? 6% कर देना, वो आपकी इनकम होगी। ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने, ना आपको सेक्शन 30 से 37 ध्यान रखना है, ना 40 ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जितना टर्नओवर हो उस टर्नओवर का इतना परसेंटेज कर लेना, खत्म हो गया। ठीक है। अब ठीक है, हाँ, चलो अब एक बार तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इनके तीनों के कॉमन पॉइंट पढ़ लेंगे। अब सर ये तो किसके लिए हो गया? ये तो बिजनेसमैन वालों के लिए हो गया। अब सर प्रोफेशनल वालों के लिए क्या है? तो प्रोफेशनल वालों के लिए 44ADA, अगर कोई सा भी प्रोफेशनल है, ठीक है, जो 44A में मेंशन है, वो लीगल वाले, लीगल, आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह सारे हो गए, उनकी ग्रॉस एसेट्स 50 लाख रुपए तक है। ध्यान रखना, 50 लाख से ऊपर वाले नहीं आ रहे। 50 लाख से ऊपर वालों को तो नॉर्मल सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। सिर्फ अगर इनकम 50 लाख रुपए तक है
तो क्या होगा, जितनी इनकम है उसका 50% आपकी इनकम हो जाएगी। मतलब जितना आपकी ग्रॉस एसेट्स, सॉरी, जितना ग्रॉस एसेट्स है उसकी 50% आपकी इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका टर्नओवर होता है 20 लाख रुपए, आपकी ग्रॉस एसेट्स कितनी है 20 लाख, तो इसका 50% कर दीजिए, 10 लाख रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी, अज्यूम कर ली जाएगी। क्वेश्चन आता है सर अगर मुझे इससे कम डिक्लेयर करनी है तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करा लीजिए। तीसरा 44AE, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अगर हमारा जो व्हीकल है वो हैवी व्हीकल है, बड़े व्हीकल है, भारी व्हीकल है, बड़े व्हीकल का मतलब क्या होता है, जिनकी कैपेसिटी 12,000 किलो या उससे ज़्यादा होती है, तो 1,000 रुपये पर टन पर मंथ उसकी क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी या इनकम अज्यूम कर ली जाएगी? कितनी मान ली जाएगी? 1,000 रुपये पर मंथ इनकम मान ली जाएगी। अगर अदर देन हैवी व्हीकल है, अदर देन हैवी व्हीकल है, तो 12,000 से कम होकर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 7,500 रुपये। 7,500 पर मंथ विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। क्या मान ली जाएगी? वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, और कह लो इनकम अज्यूम कर ली जाएगी। ठीक है, अब तीनों के लिए प्रोविजन पढ़ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ही व्हीकल है, तो 2, अब छोटे व्हीकल है तो 2 × 7.5 × 12, अब मानो 10 महीने रहे तो 2 × 7.5 × 10, सिंपल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी, और कोई प्रोविजन आपको फॉलो करने की जरूरत यहाँ पे झंझट नहीं है। डिडक्शन देखिएगा, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 विल बी अलाउड। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली परसेंटेज, प्रेजम्पटिव नाम है, प्रिज्यूम, अज्यूम कर लेना। However, salary and interest paid by firm to partner is deductible under section 44A, वो अलाउड है। ठीक है, ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स करवाना है क्या? नहीं करवाना। हाँ, कम इनकम डिक्लेयर करते हो तो करवाना है। क्या डिडक्शन मिलेगा? यस सर, डिडक्शन विल बी अवेलेबल, बिल्कुल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस टैक्स, इनको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना होता है, और वो देना होता है कब? 15 मार्च या उससे पहले। बाकी इनको एडवांस टैक्स की भी झंझट नहीं है। क्या इनको डेप्रेशन अलाउड होगा? फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर आफ्टर बिकमिंग इनएलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। अगर कोई प्रिजम्पटिव स्कीम से बाहर निकलते हैं तो इनको फिर हम डेप्रेशन अलाउ कर देंगे, बाकी डेप्रेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, डब्ल्यूडीवी कैसे कंप्यूट होगी? जैसे आप नॉर्मल डेप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो पूरा डेप्रेशन कैलकुलेट की जाएगा और डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, क्या अगला, क्या ये हायरिंग टैक्स, ये बोलते कि नहीं मेरे तो 50% ज़्यादा होगी, मेरे तो 8% ज़्यादा होगी, क्या मैं ज़्यादा इनकम शो कर सकता हूँ? बोले यस सर, अवेलेबल इन ऑल केस। ज़्यादा इनकम दिखाना, ज़्यादा टैक्स देना गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती। क्या लेस, कम पे कर सकते हैं, ऑप्शन टू पे लेस हाँ है, लेकिन ही हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AA, डिक्लेयर इनकम मोर देन बेसिक लिमिट, ही विल हैव टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब 44ADA 4 क्या है समझना, बहुत छोटा सा प्रोविजन है। इफ असेसी डिक्लेयर्स प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एज पर 44AD एंड ही डज नॉट डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर 44AD1, ठीक है, वो 44AD1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते हैं, फॉर नेक्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव प्रीवियस ईयर ही बिकम्स इन एलिजिबल। क्या हो जाएंगे भाई साहब? वो भाई साहब इन एलिजिबल हो जाएंगे। क्या करने के लिए? टू क्लेम, इन एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम एज पर 44ADA1 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आपने किसी एक साल 44AD के फॉलो किया तो आपको 5 साल तक कंटिन्यूसली क्या करना होगा? आगे वाला प्रोविजन फॉलो करना, नहीं तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज पर 44AD, तो वहां वो ये प्रोविजन है 44AD। बहुत इजी प्रोविजन है वैसे तो। ठीक है, अगला सर, ये 2019 से 2020 तक का प्रोविजन था। ठीक है, उस समय पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो थोड़ी सी चेंज हुई थी। मैंने जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था उसको नहीं पढ़ाया, ताकि मैंने उसको अमेंडमेंट वाले पार्ट में लास्ट में उसको शिफ्ट कर दिया, ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहे। तो किसी भी तरह की आपकी मोटर कार है जो अदर देन यूज फॉर बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब कि किराए पर देने के लिए काम में नहीं ले रहे हो, तो आपने कब खरीदी है? 2019 से 2020 खरीदी है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल कितनी होती है? 15, इन पर कितनी हो जाएगी? 30। ये क्यों हुआ? हुआ है कि सरकार को ऐसा लगा कि यार उस समय हो क्या रहे थे, मोटर व्हीकल बहुत कम सेल हो रहे थे, तो इन कंपनी से बोला कि आप थोड़ा बहुत प्रमोट करो ताकि मोटर व्हीकल वगैरह ज़्यादा प्रमोट हो। ठीक है, आज की तारीख में देखो तो 100 रुपये से ऊपर, ठीक है, 105 रुपये, 107 रुपये के आसपास हमारा पेट्रोल डीजल हो चुका है। जिन्होंने खरीदा होगा वो बेचारे क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रोविजन है, 23 अगस्त 2019 से
31 मार्च 2020 के बीच में खरीदा है और 31 मार्च 2020 से पहले पुट टू यूज़ कर लिया है तो 30% रेट हो जाएगी और बाकी सबके लिए 15% रेट है। अगर वो हायर्ड है, मतलब उनको किराए पर देने का आप काम कर रहे हो, तो नॉर्मल रेट कितनी है उसके ऊपर? नॉर्मल रेट 30% है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच खरीदा तो कितना हो जाएगा? 45% उनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अलाउड होगी, जो आपने पहली बार परचेस किए हैं उनके लिए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट होल पीजीबीपी चैप्टर। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने बेसिक्स पढ़ लिया, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया और हमने पीजीबीपी का भी रिवीजन कर लिया है। आगे के रिवीजन लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।